तो अब एक कॉन्सेप्ट्स ये भी पढ़ेंगे। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस। तो अभी मैंने वर्टिकल हीट बैलेंस डिस्कस किया, अब मैं हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस डिस्कस करूंगा। अभी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अर्थ के सरफेस के ऊपर डिफरेंशियल हीटिंग होती है, यानी अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इक्वल नहीं होता। डिफरेंट लैटिट्यूड में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिशिप्स होती है। इक्वेटोरियल रीजन पर वर्टिकल रेज आती हैं तो ज्यादा हीटिंग होती है, पोलर रीजन में ऑब्लिक रेज आती हैं इसलिए कम हीटिंग होती है पोलर रीजन में। तो तुम अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे अर्थ सरफेस पर, when you move from here, from equator towards the northern pole or equator towards the southern pole, what you observe, temperature is decreasing in general. We also found seasonal variation. Getting my point? समर में हीटिंग, अगर हम नदर्न समर देखेंगे तो नदर्न समर में नदर्न एरिया ज्यादा वार्म होता है। सदर्न समर जब होता है, यानी जब सन कैप्रिकॉन की तरफ होती है, तो सदर्न रीजन्स ज्यादा वार्म होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल हीटिंग होता है। तो क्या ये डिफरेंशियल हीटिंग के बाद भी अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? बोला हाँ होता है। कैसे होता है? बोला कुछ फेनोमेनाज होती हैं जो बैलेंस कर देती हैं इस हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस को भी। क्या है वो फेनोमेनाज? जैसे विंड है, ओशन करेंट्स हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं हीट को और हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस करती। तो हमें इसे समझना होगा हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट व्हेन we consider the heat budget of different latitude from 0 to 90 degree in the northern hemisphere or in the southern hemisphere when you move, because the horizontal imaginary line over the planet Earth is known as latitude. This is the 0 degree latitude which crosses the center of the Earth, and here this is the 90 degree north and the 90 degree south. Okay, when you look at this angle 90 degree, 90 degree. Okay, अभी यहाँ से 1 डिग्री जाओ, एक लाइन ऐसे खींच दो तो 1 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 2 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 3 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। This horizontal line is known as latitude in both this hemisphere. Okay, now when you look at this horizontal line, now what I have written here, that when we consider heat budget of different latitude, it is found that the terrestrial heat balance does not hold good for each latitude. हर latitude में variation आपको दिखाई देता है क्योंकि differential heating होती है। This region is quite warmer than this region when you look at. Okay, अगर आप एवरेज एनुअल टेम्परेचर निकालें तो यहाँ ये रीजन वार्मर होता है, ये रीजन कूलर होता है। ठीक है, नाउ फिर ये इम्बैलेंसेस है, आपको दिखाई देता है लैटिट्यूडनल इम्बैलेंसेस इन द हीट। उसके बावजूद फिर मैंने क्या लिखा है कि देयर इज अ प्रोनाउंस्ड एक्सेस ऑफ इनकमिंग over outgoing radiation in the low latitude below 40 degree. 40 degree latitude northern hemisphere में, 40 degree latitude southern hemisphere में तुम देखोगे तो ये 40 डिग्री से इधर के तरफ, 40 डिग्री से इधर के तरफ, 0 डिग्री की तरफ, between 0 to 40 the temperature is high. Why? Because amount of incoming solar radiation is more than the outgoing solar radiation. क्यों? क्योंकि लाइट सन की यहां वर्टिकल पड़ती है, हीटिंग ज्यादा होती है। बट व्हेन यू मूव बियॉन्ड 40 डिग्री, 40 से 90 के बीच में आओ,
यहाँ रेज ऑब्लिक आती हैं, तिरछी पड़ती हैं सरफेस पर, हीट ज्यादा एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड और डेसिपेट होते हैं, तो सरफेस की हीटिंग कम होती है इन रीजन्स में. सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज लेस देन द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, and that's why the surface is quite cooler when you look at in comparison to this region 0 to 40 degree. Getting my point? समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? ओके, सो वही मैंने लिखा है कि बियॉन्ड 40 डिग्री अगर आप जाते हो तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन लेस हो जाते हैं, आउटगोइंग रेडिएशन ज्यादा फास्ट है, इसलिए द सरफेस इज कूलर. नाउ व्हाट कंडीशंस क्रिएट्स, देखो ये एनर्जी है, उसका चार्ट लैटिट्यूडनली, क्रैम नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है. आपके लिए फिगर दिया है बस फॉर अंडरस्टैंडिंग. नो नीड टू क्रैम एंड प्रोड्यूस दिस डेटा इन एग्जामिनेशंस व्हेन यू आर राइटिंग द लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस. जरूरी नहीं है लिखना, मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा दूंगा, आप वो ग्राफ बना लोगे एग्जाम्स में. अब देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर देखोगे यहाँ, ठीक है, 10 to the power 19 है ये थोड़ा टाइपिंग एरर है. 10 to the power 19 कैलोरी पर डे. So at 0 in the northern hemisphere you look at that there is a 0, okay. Now when you look at 4 times to the 10 to the power 19 at 20, at 30, at 40. So the tropics region are more warmer. इक्वेटोरियल रीजन में क्लाउड कंडेंसेशंस होते हैं, इसलिए वहां उतनी वार्मिंग नहीं होती जितना ट्रॉपिकल रीजन में क्लियर स्काई होता है, ठीक है, इसलिए हीटिंग ज्यादा होती है. नाउ बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन में क्लाउड से 23 यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो जहां क्लाउडी एरिया होगा वहां कंपैरेटिवली क्या होगा, अब इक्वेटोरियल रीजन में डायरेक्टली वर्टिकल लाइट आती है, क्लाउड कंडेंसेशन ज़्यादा होता है. इक्वेटोरियल रीजन का जब मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील का वो रीजन देखोगे वहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है. या तुम देखोगे यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, ओके, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं. क्यों मिलते हैं? यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है, क्लोज टू डैट, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन राउंड द ईयर होता रहता है, क्लाउड कंडेंसेशन हाई होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल लाइट आती है. तो क्लाउड जहाँ भी होगा तो रेज आएंगी तो 23 यूनिट तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो अर्थ सरफेस पे कम रेज पहुँचती हैं. तो क्लाउडी एरियाज, जबकि ट्रॉपिकल रीजन देखोगे, इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स, तो तुम क्या देखते हो, रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई. समर टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, 48. विंटर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये 30-35 डिग्री का जो रेंज देखते हो, वाई? बिकॉज वी आर इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर द स्काई इज क्लियर. यहाँ पर केवल समर सीजन में राइट फ्रॉम जून टू द मंथ ऑफ अगस्त क्लाउडी होता है वेदर, ओके. तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर हाई होते हैं. तो ट्रॉपिक रीजन में टेम्परेचर हाई मिलेगा तुम्हें इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन. व्हेन यू मूव टुवर्ड्स पोल फिर 0 हो गया, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर तो क्लाउडी रीजन है, ध्यान रखना, ठीक है. सो दिस इज द लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ व्हाट यू फाइंड द हीट. व्हाट यू फाइंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है नदर्न हेमिस्फेयर में, और 23.5 सदर्न हेमिस्फेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो 0 डिग्री से लेकर और इतने के बीच में हमेशा टेम्परेचर हाई मिलेगा तुम्हें, ओके. वर्टिकल लाइट्स आती हैं. बट अगर तुमसे पूछा जाए इक्वेटोरियल रीजन ज्यादा हीटेड होता है कि ट्रॉपिक्स, डिस्पाइट इक्वेटर पर राउंड द ईयर वर्टिकल लाइट आती हैं, तो ट्रॉपिक्स. क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पर क्लाउड्स भी ज्यादा कंडेंस होते हैं.
ट्रॉपिक्स रीजन में क्लियर स्काई होते हैं. ओके, so that's why we find differential heating of the surface. So there are multiple factor which is responsible for heat. एक फैक्टर नहीं है. तो क्वेश्चन बनाने वाले वो ध्यान में रखते हैं कि बच्चे को मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में इंटरलिंकेजेस है या नहीं, अदरवाइज यू गेट ट्रैप्ड. आपको लगेगा अच्छा वर्टिकल लाइट आ रही है, इक्वेटर ही ज़्यादा हीटेड होगा. नहीं, ट्रॉपिक्स ज़्यादा हीटेड होगा. ठीक है. सो नाउ so in general what we observed at, when you look at what we observe here, if this, look at this graph, इसको देखोगे, here this is the 0 degree, यहां मैंने लिखा है 0 degree, and here 10 20 30 40 50 70 90, here 10 20 30 40 50 70 90, ओके 60 बीच में है. सो दिस इज वन हेमिस्फेयर, दिस इज अनदर हेमिस्फेयर. जिस 0 डिग्री इज इक्वेटर. अर्थ को मैंने डिवाइड कर दिया ऐसा. अब तुम क्या देख रहे हो, 0 to 40 डिग्री मैंने कहा था आपको कि 40 डिग्री से 0 डिग्री अगर नदर्न हेमिस्फेयर में देखो, 0 to 40 सदर्न हेमिस्फेयर में, ये रीजन हीट सरप्लस रीजन होते हैं. यहां इंसुलेशन सरफेस पर ज्यादा रिसीव होती है, आउटगोइंग रेडिएशन कम होते हैं. तो यहां देखो, तुम ग्राफ देखना, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट सरप्लस रीजन. दिस इज द 0 डिग्री. ओके, so here the graph is at peak. 40 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में क्या है, ग्राफ देखो अपने पिक पर है. 40 डिग्री के बियॉन्ड टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, हीट डिक्लाइन करता है. ओके, is it clear now? So what we observed that when you look at so in this region, this is the heat surplus region, this is the heat surplus region. When you look at, when you move towards this region, this is the heat deficit region. Here the amount of insolation is less while the outgoing radiation is more. So what you find that when you move beyond 40 degree latitude towards the pole, when you move in both the hemisphere, what you find, this is the heat deficit region. तो अर्थ सरफेस पर जितना हीट सरप्लस रीजन है उतना ही हीट डेफिसिट रीजन है. अब देखो, अगर एक सरफेस ज्यादा हीटिंग हो रही है यहां इन दिस रीजन, और ये कूल सरफेस है, सो व्हेन दिस सरफेस गेट हीटेड, द एयर विच इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सरफेस ऑल्सो गेट हीटेड, एंड द एयर स्टार्टेड ascending towards the atmosphere. When the air started ascending through convection, low pressure create on the surface. जब एयर यहां रहा ही नहीं तो आप यहां खड़े रहोगे तो आपको प्रेशर लो होगा. आपके सिर के ऊपर किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो यहां से जैसे ही एयर ऊपर राइज किया, लो प्रेशर क्रिएट हुआ. What happened? This is the heat deficit zone. यहाँ heat कम receive हो रहा है. The surface is comparatively cooler. When the surface is comparatively cooler, air won't get heated. यहाँ contact में जो air है वो heat नहीं हो रहा है, तो air तो surface पर ही है, और जब air आपके सिर पर ही है, you feel high pressure. So this region is a high pressure zone. This region is a high pressure zone. This is low pressure zone. अब देखो, यहां से एयर राइज किया, नीचे लो प्रेशर यानी वैक्यूम क्रिएट हो गया.
तो एयर जो यहां है वो वैक्यूम को फील करने के लिए आगे बढ़ेंगे अर्थ सरफेस पर. दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर is known as wind. So what the wind did? Wind is moving horizontally over the surface and balancing the heat. यहां राइज करेगा, फिर ये डिफ्लेक्ट होगा, फिर ये नीचे गिरेगा, फिर ये इधर आएगा. तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ विंड है इसे कहते हैं ग्लोबल सर्कुलेशन. और मैं डिस्कस करूंगा अर्थ के सरफेस पे परमानेंट विंड चलते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज. Why these winds are generating? Due to the differential heating of the earth's surface, due to the differences in the pressures. So the wind are the global circulations which balance the heat. ठीक है ना. हीट सरप्लस जोन से हीट डेफिसिट जोन की तरफ एनर्जी आती है और एनर्जी हीट डेफिसिट से हीट सरप्लस की तरफ, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है विंड के द्वारा और एनर्जी का ट्रांसफर होता है. दूसरा फैक्टर है ओशन करेंट्स. अगेन व्हेन यू लुक एट दिस प्लैनेट अर्थ, दिस इज द इक्वेटर. व्हेन यू लुक एट अटलांटिक और पैसिफिक और इंडियन ओशन and look at the equatorial line which crosses through Atlantic or Pacific or Indian Ocean, what we observed that the equatorial region receives more sunlight in comparison to the, of course, the polar areas. Let's see Atlantic. Okay, Atlantic को देखते हैं पहले. Now let's see this Atlantic. Now what happened when you look at this equator which is crosses here? Atlantic get heated, the equatorial region get heated, so the water expand due to heating. water expand होगा, जब water heat absorb करेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सपैंड होता है, ये लाइटर होंगे और ये मूवमेंट शुरू होगी यहां पर वाटर की. क्यों मूवमेंट होगी? अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है. अर्थ इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर लिक्विड वाटर है. वाटर उस स्पीड से मूव नहीं कर पाता, वाटर एक्यूमुलेट होता है, बाउंस बैक करता है पीछे की तरफ, तो ओशन करंट जनरेट होता है. दिस ओशन करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन द इक्वेटोरियल रीजन फ्रॉम द ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट. ऐसा मूव करना स्टार्ट करता है फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट टू द साउथ अमेरिकन कोस्ट. एंड दिस oceanic current in the northern hemisphere of Atlantic known as North Atlantic current or the North Equatorial current. इसे North Equatorial current कहते हैं. जैसे ये ब्राजील के इस कोस्ट पे आता है, it deflected towards the right in the northern hemisphere. मैं एक फोर्स बताऊंगा फर्दर, इसे कोरियोलिस कहते हैं. कोरियोलिस इस ओशनिक करंट को बेंड कर देता है टुवर्ड्स राइट और इन द सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स लेफ्ट. और ओशनिक करंट जो यहाँ इक्वेटर पे ये वार्म करंट चल रहे होते हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और कुछ हिस्से ऊपर की तरफ चले आते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका एंड टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट. When this warm current started moving along the North American and South American coast, what it led to? Because these are warm, ये warm current हैं, पानी heated है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, क्लाउड कंडेंसेशन होगा और कोस्टल रीजन रिसीव्स हैवी डाउनपोर और वर्षा होती रहेगी. तो जहां जहां वार्म करंट जाते हैं कोस्टल रीजन में वर्षा होती है. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होता है. तो ड्यू टू इवेपोरेशन the coastal region receives precipitation and these are the warm currents, so it create warmness, it gives moisture to the land, ये heat देता है. But when you look at in the polar region, this region receives less sunlight, so the water is not heated here, so water is not expand, water is compressed, and when water is compressed, the water is dense, the cold current are denser current, not moving on the surface but थोड़ा deep चलते हैं, वो पानी के नीचे ऐसे move करते हैं. आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप feel करोगे cold current, and it moves towards the equator. अब ये cold current जिस रीजन में चलेंगे, ये ब्रिटेन में चलेंगे, फ्रांस के कोस्ट पे आएंगे, ऐसे ऐसे नीचे अटलांटिक में देखोगे
यूरोप के कोस्ट पर ये चलेंगे, व्हाट इट लेड टू, इसमें मॉइस्चर होगा ही नहीं, इसमें हीट है ही नहीं, ये लैंड को ड्राई कर देगा और भी डेसिकेटिंग इफेक्ट डालेगा, वहां ठंड बढ़ जाएगी। व्हेन इट रीच टू द कोस्टल एरिया टेम्परेचर डिक्लाइन कर जाएगा कोस्ट का, इट इज अ कोल्ड करंट। ओके, so this warm and cold current again redistribute the energy of this planet Earth. This is known as horizontal heat balance. So the ocean current, the winds play very significant role and manage the heat of the planet Earth, and it create horizontal heat balance. Getting my point? Okay. So this is the horizontal heat balance. तो दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल. So if the questions appear on the heat balance, often the candidate write the vertical heat balance, but you have to also discuss the horizontal heat balance, or we called it latitudinal heat balance, and you have to conclude your answers here. But what happened in the recent past? ये तो नेचुरल फेनोमेना है. अब इस नेचुरल साइकिल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम मीन्स वी द ह्यूमन बीइंग, through our anthropogenic activity. Why? Because we cut or fell the trees, we started industries which create pollution, emission of the much more greenhouse gases into the atmosphere. Okay, तो जो नॉर्मल ट्रैप हो रहा था हीट ग्रीन हाउस गैसेस का, अगर वो कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस की तुम एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर दोगे तो जो हीट ट्रैप हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर के द्वारा. साइकिल जो है, जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब होगी. तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा हम वेजिटेशन कट कर रहे हैं, वी कॉल्ड इट डिफॉरेस्टेशन. एंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जो हीट ट्रैप्ड हो रहा था वेजिटेशन के द्वारा अब डायरेक्ट सरफेस पर आता है. अभी मैंने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बताया था, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, अभी आप कम कर रहे हो उसे. उसके अलावा आप ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इंक्रीज कर दिया तुमने, क्यों? क्योंकि वैक्यूलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, कंस्ट्रक्शंस वर्क्स, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इंक्रीजेस. Now, various political party yesterday suggested the Delhi government to close the school due to higher pollution. आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो पता लगा होगा कि कल बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने आम आदमी पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि स्कूल क्लोज करो क्योंकि बच्चे को लंग इन्फेक्शन हो सकता है, इतना पॉल्यूशन हो गया दिल्ली में. अभी पार्टिकुलेट मैटर्स हाई हो गए हैं, फॉग क्रिएट हो रहा है, तो फॉग में डस्ट ऊपर उठ नहीं पाते, वो नीचे ही लोअर एटमॉस्फेयर में रहते हैं. तो आप इनहेल करोगे वो एयर तो लंग इन्फेक्शन होगा, डस्ट इन अंदर जाएगा, एरोसोल्स अंदर जाएंगे, शूट्स अंदर जाएगा, वैक्यूलर पॉल्यूशन से शूट्स भी निकलते हैं. तो उससे आपको बच्चों को एस्थमा हो सकता है या ब्रोंकाइटिस हो सकती है या अदर लंग डिजीजेस भी हो सकते हैं. तो सेफली घर में बैठेंगे, बट ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? कब तक नए जनरेशन, यंगर जनरेशन को घर में बैठा के एजुकेशन देंगे? ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. तो क्या होता है, जब एग्जाम में लिखना होगा तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देना होता है आपको, ठीक है ना? ये शॉर्ट टर्म है, पॉलिसी मेकर इसे अडॉप्ट करते हैं, बट इसका एंड रिजल्ट बहुत वाइडर नहीं होता है, हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ढूंढना होगा. तो मैंने यहाँ कॉन्क्लूजन जब लिखा है तो हमने क्या लिखा है कि हमने अर्थ को चेंज किया लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि नेचुरल बैलेंसिंग अर्थ करती थी, हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया. डिस्टर्ब कैसे किया? थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, थ्रू डिफॉरेस्टेशन, थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एज वेल एज थ्रू द वैक्यूलर पॉल्यूशंस, by using the non-renewable energies, not by using the renewable energies. अभी भी हम कोल ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है?
तो इससे क्या हो रहा है कि जो emission of the greenhouse gases which is increasing, it trapped more and more heat, and when it trapped more and more heat, अब हीट को वापस से स्पेस में जाने ही नहीं दे रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं. अर्थ के ऊपर आप हो, यू फील दैट योर रूफ इज गेट हीटेड एंड दैट्स व्हाई द अर्थ आल्सो गेट हीटेड. दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट है, पहले यहां से हीट जाता था और वापस चला जाता था, वो वहीं रुक जा रहा है. एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है और इसके कारण अर्थ की हीटिंग बढ़ रही है. वी कॉल्ड इट ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, and that led to climate change. So what is the cause of worry here? That we have to maintain this heat budget. Once we disturb this heat budget due to the anthropogenic activity, it affects us and other lives over the planet Earth. And there is a chances that due to the climate change, various species extinct from the planet Earth. We affect the diversity. And in the recent past, when you go through the various articles in the newspaper, we lost thousands of species from the planet Earth in the recent past. They extinct from the planet Earth. So this is the conclusion what I have written here. The heat balance of the earth has changed over the last few decades as a result of greenhouse gas emission. And with increase in the concentration of CO2 in atmosphere traps more solar heat and reflect back to the earth to cause global warming. This alteration also alter earth other major cycle, okay, fueled by heat balance of the earth, and such as ocean currents and atmospheric circulation as well as hydrological cycle also disturb. अभी आप देख रहे हो रेनफॉल कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहे हैं, देयर इज अ वेगरीज. हम अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न देख रहे हैं. पता चला रेनी सीजन पूरा खत्म हो गया, विंटर में बारिश हो रही है. हाँ ठीक है ना. साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. व्हाई? ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज. And when the hydrological cycle disturbs, when the precipitation cycle disturbs, what happen? It also affect what? The buffer stock of the food. Agriculture affect, horticulture affect. तो क्या हो रहा है? हमारे food cycle भी affect हो रहे हैं ना. Now the people started finding out the alternative sources of food. लोग marine food की तरफ move कर रहे हैं. तो भाई मरीन स्पीसीज भी तो उनकी लिमिटेशन है ना, वहां भी डाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आइस मेल्ट करेगा, सी लेवल बढ़ेंगे तो कई स्पीसीज मर जाएंगे, टेम्परेचर चेंज होगा. तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कब तक मरीन फूड, उसको भी तो जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर बैलेंस चाहिए. बिकॉज स्पीसीज सर्वाइव ऑन डिफरेंट टेम्परेचर. उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल अलग अलग टेम्परेचर पे होती है. फिशेज नीड डिफरेंट टेम्परेचर. पोलर फिशेज जो हैं वो लो टेम्परेचर पे रिप्रोड्यूस करती हैं, ट्रॉपिकल फिशेज हाई टेम्परेचर पर रिप्रोड्यूस करती हैं. उनकी रिप्रोडक्शन साइकिल अलग अलग है. सो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल साइकिल में. अभी नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर डाइंग विच ऑल्सो अफेक्ट पॉलिनेशन, विच ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. दिवाली के समय कितने कीड़े होते थे पहले जब आप छोटे थे, अभी कितने हो रहे हैं? द इंसेक्ट्स आर डाइंग एंड इंसेक्ट्स आर पॉलिनेटर. तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपकी फ्रूटिंग नहीं होगी. फ्रूटिंग नहीं होगी तो क्रॉप लगा के भी क्या करोगे, फल ही नहीं होगा उसमें. तो फूड साइकिल डिस्टर्ब होगा. सो एग्रीकल्चरल, फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो what we have to balance the heat. This is the application part. You have to understand how this topic is significant for the human being. It has a larger impact. Once you disturb it, it disturbs various cycles. Not only the natural climatic phenomena, but also it affects the anthropogenic activities. Not only the life of man, but others animals, and not only the life of animals, but also the plants. Okay.
Now, due to the climate variability and changes, what you find, there are lots of microbes also appears. अभी आपको पता है कि जो थर्मल वेंट्स होते हैं, जैसे कि जो वोल्केनिक इरप्शन जहाँ होते हैं वहाँ थर्मल वेंट्स होते हैं, या फिर जहाँ जहाँ आप आइस देखते हो, आइस जहाँ जैसे हिमालयाज है, रॉकीज है, एंडीज है या पोलर रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेज है जो इंट्रैप्ड है. अभी साइंटिस्ट वरीड है कि अगर वो आइस मेल्ट हुआ, वो स्नो कवर हटा और वो वायरस और बैक्टीरिया निकले, तो कोविड तो फिर भी एक ऐसा वायरस था जो लेस म्यूटेंट है. अगर इससे भी खतरनाक वायरस आए तो फिर ह्यूमन लाइफ का ही थ्रेटनिंग है. अभी तो नहीं, मैंने कहा कि दिस नेचुरल वायरस kills millions of people in a very short span of time within 1 and 2 years. अब सोचो कि डेडली म्यूटेंट वायरस अगर निकल के आ गए तो क्या होगा. एंड इन द लास्ट डिकेड्स आपने कई वायरसेस सुने. आपने फ्लू सुना, जैसे चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मर्श आपने सुना, डिजीजेस नहीं सुना. फिर आपने अभी कोविड भी सुना. आप कई ऐसे डिजीजेस सुन रहे हो जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस हैं. ये भी क्लाइमेट चेंज के कारण ये इंक्रीज हो रहे हैं. द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. So once you disturb one cycle of the nature, तो nature क्या करेगा, बदला लेगा. ठीक है ना, it disturb you. So that's why what I have written here, that you should keep in mind that once we disturb this balancing, what happen, it having the larger impact. केवल क्लाइमेट के सेंस में आपको नहीं सोचना कि विंड का और ओशन करेंट्स और साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी, एयर मास पैटर्न, फ्रंटल फॉर्मेशन, इन पे ही फर्क पड़ेगा. ठीक है ना. इसका इकोनॉमिक रिपरकशन है. अगर आपके घर में एक साल में हेल्थ के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च होते थे पहले, अब 5 लाख रुपए खर्च होंगे. 15-20 हजार का हेल्थ इंश्योरेंस हर साल जमा कर रहे हो, पता नहीं बीमार कब हो जाएंगे. आई एम गेटिंग माई पॉइंट. द नंबर ऑफ people those who are taking the health insurance is increasing. So what happened, it also create burden on your pockets. When the food cycle disturb, the inflation increase. अभी मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है ना. what is the scenario? अभी आपने कल इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पढ़ा होगा. इन केरला, द बाइजूस, वन edutech companies, as you know, has laid off 2500 people from Kerala. उसका एक तिरुवनंतपुरम में टेक्नो पार्क है, उसने उसकी ऑफिस ही बंद कर दी और लोगों को मैसेज किया कि रिजाइन कर दो वरना टर्मिनेट कर दूंगा. ठीक है. तो वहां पर एक एनजीओ है जो खास करके ये जो टेक फील्ड में बच्चे हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए काम करती है. उसने वहाँ के लेबर इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री में केस कर दिया. केरला गवर्नमेंट कूद पड़ी. 2,500 लोगों की बात थी, 1-2 लोगों की तो बात थी नहीं. बाइजूस के साथ बात किया, उन्हें वो उसको वापस लेना पड़ा. दिस इज द फर्स्ट केस. उन्हें रीइंस्टेट करना पड़ा लोगों को. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई सच थिंग्स इज हैपनिंग. Again, inflation, recession, there are lots of causes, not only the climate change and the global warming. Of course, the Russia-Ukraine war is also there and other factors are also there I am talking about. But of course, the climate change is one factor which led to inflation. Market में food महंगाई क्यों बढ़ी है, उसका एक पीछे कारण ये भी है. ठीक है ना. अभी आपने देखा होगा buffer stock has affected due to the vagaries of the monsoon. So there are lots of things which is interrelated. You can think about the connection. I'm not saying directly कि यही एक फैक्टर है, बट ये भी एक फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को, आपके पर्सेस को. आपके हेल्थ पे ज़्यादा खर्च होंगे, आपके अगर फूड पर ज़्यादा खर्च होगा तो आप कैसे बैलेंस करोगे? हाउ यू कैन? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो and the effect over the social conditions. आपको पढ़ना है सोशल इश्यूज भी. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वर्गलरीज बढ़ेगी.
क्राइम बढ़ेगा, स्नैचिंग बढ़ेगी, ठीक है, अनरेस्ट बढ़ेंगे. What happened yesterday? The former Prime Minister of Pakistan, क्या हुआ उनके साथ? और वो लड़का क्या बोल रहा है कि मैंने पहले से ही प्लान किया था क्योंकि वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उनके टाइम में और इंक्रीज हुआ. मैं बताता हूँ कि द रेजेंटमेंट इंक्रीजेस. So not only the climatic impacts of this imbalances, but also the economic impact, social impact. आपको हर एक dimensions पे सोचना होता है, ठीक है ना? When at a larger scale, when you are thinking, you can links that. Okay, getting my point. So this is about the heat visit of the Earth. This topic is over now. The next topic is inversion of temperature. मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर कल मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल दैट टॉपिक. टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? तो नॉर्मली इसको कहते हैं हिंदी में ताप विलोमता, ठीक है ना? ताप विलोम हो गया, उल्टा हो गया, टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया. सो नॉर्मली व्हाट आई हैव सेड, व्हेन यू मूव इन द एटमॉस्फेयर, especially in the lower atmosphere, we called it troposphere. So after every 1 kilometer, temperature decreases and decreases by 6.5 degrees Celsius. ठीक है ना? तो जैसे जैसे तुम हाइट पर जाते हो वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है. इसलिए माउंटेनस और हिली एरिया में समर में जाना चाहते हो हिल स्टेशंस पे, क्योंकि वहाँ कूलिंग होती है, क्योंकि सी लेवल से हाइट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कूल होता है. सर क्यों होता है मैं डिस्कस करूंगा, पहले भी किया था, बाद में भी समझाऊंगा. इसे कहते हैं लैप्स रेट. दिस इज नोन एज नेचुरल लैप्स रेट. बट अगर ये कंडीशन कि आप हाइट पर जा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाए, तब आप कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. द कंडीशन व्हेन रिवर्स. तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कुछ कंडीशंस होती हैं. नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता, उसके कुछ खास कंडीशंस होते हैं और क्वेश्चंस उन्हीं कंडीशंस पर आएंगे इन प्री एज वेल एज इन मेंस. Means they will ask you what are the following conditions responsible for the inversion of temperature. Then you have to find out the conditions. जैसे मैं एक कंडीशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना, समझ आए तो बताना. जैसे कभी कुमार विश्वास को सुना है, बोला कविता समझ आए तो ताली बजाना, ठीक है ना? कभी ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो जिनको समझ नहीं आती वो भी बजा देते हैं, क्योंकि बैठे रहते हैं वहाँ तो करना ही है. देखो ये से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वैली. ओके, दिस इज वैली. ये रिवर ने वैली कट कर दिया, रिवर माउंटेन से निकली, उसने माउंटेन कट किया, कट करने के बाद उसने वैलीज बना दी, ठीक है ना? व्हेन यू मूव अक्रॉस द वैली रीजन, अब कहीं वैली रीजन में जाओ, तुम क्या देखते हो नॉर्मली? लोग यहाँ स्टेप और स्टेयर फार्मिंग्स करते हैं वैली रीजन में. तुमने देखा है, उसको कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती. इसके ऊपर स्टेप फार्मिंग करते हैं. ऑन द स्लोप ऑफ दिस वैली, दिस इज द स्लोप, ऑन दिस स्लोप ऑफ दिस वैली द पीपल डूइंग द हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ओके, एंड द सेटलमेंट इज ऑल्सो हियर. उनके जो घर हैं, झोपड़ियां हैं, वो भी इधर होते हैं. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इस रीजन में ना, वैली रीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. अभी तुम देखो, व्हेन यू मूव टू द वैली रीजन स्पेशली इन द विंटर, ओके, विंटर में सपोज you are moving in the valley region in winter, okay. In the daytime this region receives sunlight, okay. अब देखो एक फैक्टर, what the factor is when you look at
This is the valley. Here the river is flowing. Okay. On the surface of this valley, the river is flowing. जो नदी ने बनाया valleys. अभी ये एटमॉस्फेयर है. So as you move upward, ये mountain, ये valley, valleys यहाँ एटमॉस्फेयर, माउंटेन में ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर बिकम थिन, एयर इज रेयर, एयर थिन हो जाते हैं, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होती है लोगों को. व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स लद्दाख, रोहतांग पास से आगे बढ़ोगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, लोगों को स्टमक ऐक होता है, वॉमिटिंग होने लगती है. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एयर थिन होते हैं पहाड़ पे, एटमॉस्फेयर थिन होता है. अब देखो हीट यहाँ रिसीव हो रहा है और यहाँ भी, वैली में भी डे टाइम. सरफेस ये वार्म है, ये भी वार्म हो रहा है, वैली भी. नाइट में क्या होगा? नाइट में जब सन नहीं होगा, लाइट नहीं आ रही होगी, तो मैंने क्या कहा कि जब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं कोई भी हीट को रिसीव करते हैं तो वापस रेडिएट बैक भी करते हैं. इन द नाइट दे स्टार्टेड रेडिएटिंग बैक द हीट. ये माउंटेन स्लोप भी रेडिएट करेगा और वैलीज भी रेडिएट करेंगे, यहां से भी रेडिएशन होगा. यहां एयर थिन है, एटमॉस्फेयर थिन है, यानी यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस भी कम है. तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ट्रैप करने वाली गैसेस कम है यहां. तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्पेस में स्किप होगा और सरफेस ये कूल होंगे. सरफेस क्या होंगे? कूल. जब ये सरफेस कूल होंगे तो जो एयर इसकी सराउंडिंग में है वो एयर अब गर्म नहीं है, तो वो सरफेस पर एयर बैठेगा. और चूंकि ये स्लोप है तो ये एयर पैकेट्स नीचे डिसेंड डाउन होंगे, वो एयर पैकेट्स नीचे आएंगे स्लोप के साथ. गेटिंग माई पॉइंट? द कूल एयर स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड. The cool air in the valley region started moving downward. अब देखो यहां वैली से भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस स्पेस में जाएगा, लेकिन चूंकि यहां डेंसर एटमॉस्फेयर है, ज्यादा एनर्जी ट्रैप होगी. एयर अभी भी वार्म होगा कि नहीं कंपैरेटिवली, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज है, थिक एटमॉस्फेयर है, ट्रैप कर रहा है हीट को. अब ये जो कूल एयर वैलीज में नीचे गिरेंगी, ये डेंसर एयर है, लाइटर एयर को ऊपर फेंकेंगी. नीचे डेंसर एयर आएगी तो उसके ऊपर वार्मर एयर चढ़ जाएगा ना. ठीक है? हैवी एयर है, डेंसर एयर है, वार्मर एयर लाइटर होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच गैप ज्यादा होता है. तो जैसे ही डेंसर एयर वैलीज में नीचे आएंगी, कूल एयर, वार्मर एयर उसके ऊपर चला जाएगा. नॉर्मली तुमने क्या देखा था कंडीशन कि जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो ठंड बढ़ती है. अभी क्या होगा वैली रीजन में विंटर नाइट में? जब ऊपर जाओगे तुम्हें ज्यादा गर्मी महसूस होगी. इसीलिए विंटर नाइट्स में जब लोग कैंपिंग करते हैं तो मना किया जाता है कि वैली में मत सो, नदी के किनारे. क्यों? रात में आपको एक्सपोज कर सकता है कोल्ड वेव्स जो माउंटेन से नीचे उतरेंगे. इसीलिए कैंपिंग कहां सजेस्ट की जाती है? स्लोप पर. यहां पर अपने टेंट लगाओ. क्यों? वार्म एयर राइज करेगा, गर्मी महसूस होगी. इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. अब रात में जब तुम माउंटेन पे चढ़ोगे तो यू फील मोर हीटेड, वैलीज में तुम्हें कूल फील होगा. क्यों? डिसेंड हो गया है कोल्ड एयर, वार्म एयर ऊपर राइज कर गया है. दिस इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन. So what is the condition? In the winter night in the valley region we observe temperature variation. We called it inversion of temperature. Getting my point? This is one condition.
टुमारो आई विल डिस्कस अनदर कंडीशन. ये एक बड़ा टॉपिक है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. देयर आर वेरियस कंडीशन. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर आल्सो लेड टू दैट. फ्रंट फॉर्मेशन होगा, दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मिलेंगे, तब वहाँ पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा. ठीक है, तो टुमारो आई विल डिस्कस इन डिटेल दिस टॉपिक, टेम्परेचर इन्वर्जन. ओके, तो enjoy, have a nice time. Thank you.